दोस्तों, मेरा नाम सेजल है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं सर का दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ मेरी सारी स्टोरी लाने के लिए। लेकिन आज जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ वो स्टोरी मेरी मम्मी जी की मामी के साथ घटी एक सच्ची कहानी है। मेरी मम्मी की 3 मामी हैं। बात दरअसल ये है कि माँ की नानी एक बार बहुत बीमार पड़ गई। उनको अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया था। साथ ही माँ की 3 मामियों में से दूसरे नंबर की मामी ने नर्सिंग का कोर्स किया था और साथ ही नर्स की ड्यूटी करती थी। तो उस वक्त उनको अपनी सांस के साथ रुकना पड़ा। वो दिन भर नानी के साथ में ही थी। शाम होते ही बाजू के बेड पर एक पेशेंट के साथ एक औरत थी। वो मामी के पास आई और बोलने लगी कि दिन भर यहाँ ठीक रहता है पर रात को बहुत अजीब लगता है। मामी ने कहा कि क्या? उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ। सबका कहना है कि यहाँ एक डॉक्टर थी जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी, लेकिन रात के 12 बजे के बाद भी वो आज भी सभी पेशेंट को देखने आती है। और तो और वो किसी को कुछ भी नहीं करती है। वो बस दवाई लिखकर और हालचाल पूछकर चली जाती है। दोस्तों, मामी को अजीब लगा क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और उन्हें इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सब क्या बातें कर रही हो? उस औरत ने कहा कि चलो मेरे साथ। उस औरत की फ़ोटो भी लगी हुई है। मामी ने जब वो फ़ोटो को देखा तो उस पर माला लगी हुई थी। इसके बाद मामी डर गई, कहने लगी कि चलो देखते हैं। वो अपना डर बयां नहीं करना चाहती थी। वो दिन जैसे तैसे गुजरा, लेकिन रात के 12 बजे के बाद वो मन ही मन बहुत घबराई हुई थी। लेकिन करती भी तो क्या, नानी को देखना भी तो था। 10 बजे के बाद वो लगातार उनकी निगाहें सिर्फ बाहर की तरफ ही थी। धीरे धीरे 12 बज गए। पूरे हॉस्पिटल में एकदम सन्नाटा पड़ गया कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई। मामी ने दरवाजे पर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। यकीन मानिए, वो वही डॉक्टर थी जो कि मर चुकी थी। वो धीरे धीरे सभी पेशेंट को देखने लगी। वो ठीक जैसे ही मामी के बेड पर आने वाली थी कि मामी की डर के मारे हालत एकदम खराब हो गई। वो ठीक उनके बेड पर आई और नानी को चेक किया और चुपचाप चली गई। मामी खड़ी खड़ी उस औरत को सामने से देखने लगी। वो देखना चाहती थी कि क्या ये सच में वही औरत है या नहीं। मामी धीरे धीरे उस औरत के पीछे जाने लगी और जब वो दरवाजे तक गई तो देखा कि वो औरत थोड़ी ही दूर जाने के बाद गायब हो गई। मामी एकदम बदहवास हो चुकी थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब परिवार वाले आए तो उन्होंने सबको यह बात बताई। साथ ही साथ नानी को भी डिस्चार्ज कर दिया गया। दोस्तों, मामी आज भी वो बात याद करती है तो सच में बहुत डर जाती है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि वो औरत आज भी हॉस्पिटल में रात को अपनी ड्यूटी करती है। पर सॉरी, मैं उस हॉस्पिटल का नाम आपको नहीं बता सकती हूँ। दोस्तों, बस मैं आपसे इतना कहूँगी कि अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी सच्ची लगती है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे हस्बैंड एल्यूमिनियम का कुछ फिटिंग का काम करते हैं। वो ज़्यादातर एक बड़ी साइट का ही कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जिसकी वजह से वो गोदाम, फार्म हाउस और कई बहुत दूर दूर जगह जाते हैं। खैर, ये 3 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड और उनके 3 दोस्त, साथ ही एक कारीगर और उनका एक दोस्त था। उसका नाम राहुल था। कितनी बार उनको काम करते करते देर हो जाती थी और वो वहीं रुक जाते थे। इसी तरह उधर भी उनको देर हो गई। उन्होंने बाहर जाकर वॉचमैन को कहा। उन्होंने कहा कि किसी होटल से हमारा खाना ले आओ, हम लोग आज यहीं रुकेंगे। वॉचमैन ने सीधा मना कर दिया। बोलने लगा कि आप लोग रात को इधर मत रुको, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। मेरा घर तो यहीं पास में ही है और मैं चुपचाप घर चला जाता हूँ। वो तो अभी आप लोगों का काम चल रहा था, इसीलिए रुका हूँ। मुझे लगा कि शायद आप भी कहीं आसपास जाने वाले हो, मगर अगर आप यहीं रुकना चाहते हो तो एक काम करो, आप लोग मेरे घर एक दिन रुक जाओ। वॉचमैन की बात सुनकर इन्होंने ना कह दिया। कहा कि हम लोग अपने घर ही जाएंगे। इसके बाद वॉचमैन तो चला गया और साथ ही ये लोग भी निकल गए। उस वक्त इनके पास 2 बाइक थी, एक तो मेरे हस्बैंड की और साथ ही उनके दोस्त की, जिसका नाम राहुल है। एक बाइक में मेरे हस्बैंड और राहुल बैठे थे और दूसरी बाइक में वो दोनों कारीगर। चलते चलते आजू बाजू जंगल पड़ रहा था। आगे जाकर बीच में एक रास्ता था। ये लोग थोड़ा ही आगे निकले थे कि इतने में मेरे हस्बैंड की बाइक अचानक से बंद हो गई। उन्होंने बहुत ही चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी चालू नहीं हुई। उस वक्त उनका दोस्त राहुल मजाक मस्ती कर रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ज़्यादा मस्ती मत कर, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दोस्तों, जहाँ वो गाड़ी खराब हुई थी
वहीं पास में एक आम का पेड़ था। मेरे हस्बैंड की नज़र अचानक उस पर गई। उन्होंने देखा कि दो आदमी पांव लटका के पेड़ की डाली पर बैठे हैं। वो ठीक उन लोगों को ही देख रहे थे। उन्होंने तुरंत ही माता रानी का नाम लिया और गाड़ी स्टार्ट करना चालू कर दी। उसी बीच राहुल ने कहा कि क्या हुआ, तू ऊपर देखकर डर क्यों गया? ये बात बोलते बोलते जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो भी अचानक से डर गए। सच कहूँ तो माता रानी की दया से गाड़ी एकदम से चालू हो गई। इसके बाद वो लोग रास्ते भर नहीं रुके। बाकी उनके साथ के दो कारीगर, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि रास्ते में इनकी बाइक के आगे कुछ आ गया था। पर मेरे हस्बैंड सब कुछ देख चुके थे। उन्होंने कहा कि चुपचाप बस रास्ते पर चलते रहो। वो लोग सब के सब आगे निकल गए। गाड़ी सीधा हाईवे पर आकर ही रुकी। बाकी दोस्तों, वो तो माता रानी का शुक्र है कि उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। पर जब उन्होंने इस बारे में आपस में बात की तो वाकई सबके मन में एक डर सा बैठ गया। खैर, ये कहानी इतनी सी ही थी। अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी सेजल की कहानी। इन्होंने हमारे चैनल के लिए कई बार इसी तरह की कहानियाँ भेजी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी मैं आपको ले चलता हूँ हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फराज है। ये कहानी मेरे पिताजी की है, जो कि एक सच्ची घटना है। ये घटना 1980 की है। मेरे पिताजी का नाम शबीर है। मेरे पिताजी एक कारपेंटर हैं। साथ ही ये बात उन दिनों की है जब मेरे पिताजी शाम को अपना काम खत्म करके वापस घर जा रहे थे। उस वक्त उनके साथ उनके दोस्त भी थे। एक का नाम नफीस था और एक का नाम असलम। वो तीनों साथ में मिलकर आ रहे थे। वो ठीक जब एक चौराहे पर आए तो उन्होंने पाया कि चौराहे पर एक उतारा रखा हुआ था, जिस पर एक लाल कपड़ा भी ढका हुआ था। दूसरी ओर मेरे पिताजी को मीठा खाने की बहुत आदत थी। उन दिनों पिताजी काफ़ी शरारती भी थे, तो उन्होंने उस उतारे को उठा लिया। उस उतारे में 4 लड्डू और एक नींबू था, जिसके अंदर 4 सुइयां घुसी हुई थी। उन्होंने ठीक वो 4 लड्डू चुपचाप उठा लिए और एक एक लड्डू अपने दोस्तों को दे दिया। बाकी बचे 2 लड्डू वो दोनों उन्होंने अपने आप ही खा लिए। इसके बाद वो एक चाय के होटल पर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने चाय पी और उसके बाद सीधा वापस घर आ गए। दोस्तों, तब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब वो घर जाकर आराम से लेटे तो रात के 12 बज रहे थे। उस वक्त उन्हें सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी कि मेरे लड्डू मुझे वापस दो। वो ठीक एकदम से डर गए, लेकिन रात आराम से गुजर गई। पर जब सुबह काम पर जाने के लिए उन्होंने जैसे ही अपनी साइकिल निकाली तो न जाने क्यों उनको ऐसा लगा कि जैसे साइकिल के पीछे कोई बैठ गया है। उस वक्त उन्होंने ध्यान न देते हुए अपने काम पर जाना ही ठीक समझा। लेकिन दोस्तों, उनके साथ एक अजीब सी चीज़ होने लगी। कभी वो काम पर जाते तो उनके औजार गायब हो जाते, कभी लकड़ी काटने को आरी गायब हो जाती, तो कभी हथौड़ी। सही मायने में वो काफ़ी परेशान होने लगे थे। पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब चीज़ें पहले भी काफ़ी झेली थी, इसीलिए वो डरते नहीं थे। इसी तरह एक दिन वो रात में अपने घर पर लेटे हुए थे। उसी वक्त उन्हें एक परछाई दिखाई दी, जिसकी हाइट 10 फुट थी और बाल एकदम बटे हुए, जैसे साधुओं के बाल होते हैं। आगे के 2 दांत काफ़ी लंबे थे। चेहरा बहुत ही भयानक था, लेकिन पिताजी उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पिताजी डरते नहीं हैं। उन्होंने डायरेक्ट उनसे सवाल किया कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मुझे बस मेरे लड्डू चाहिए। पिताजी ने उसको जवाब देते हुए कहा कि तुम्हें कितने लड्डू चाहिए और वो सारे लड्डू कहाँ चाहिए? मैंने बस 4 लड्डू लिए थे, उसके बदले में मैं 4 किलो लड्डू देने के लिए राजी हूँ। दोस्तों, सामने से कोई जवाब नहीं आया, बस एक ही आवाज़ थी कि लड्डू चाहिए। दोस्तों, वो हर रात ऐसे ही परेशान करता रहा। वो कभी किसी भेड़िए की शक्ल में आता तो कभी किसी बिल्ली की शक्ल में। वो हर दिन मारने की कोशिश करता रहा। ऐसे होते होते तकरीबन 6 दिन हो चुके थे। इसके बाद उसने कहा कि कल तुम्हें 7वां दिन होने वाला है और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन पिताजी ने उससे कहा कि मौत और ज़िंदगी ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, तू मुझे क्या जान से मारेगा? इतना सुनते ही वो जिन्न वहाँ से चला गया। पिताजी ने भी इस बात को इग्नोर किया। अगले दिन पूरा काम करने के बाद जब पिताजी घर पर आए कि ठीक रात के 11 बजे वो जिन्न दोबारा आया।
उस वक्त पिताजी हल्की हल्की नींद में थे। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसने मेरे पिताजी को उठाकर ज़मीन में पटक दिया, जिसके बाद पिताजी एकदम बेहोश हो गए। दिल की धड़कनें भी अचानक से रुक गई और सांस भी रुक चुकी थी। उस वक्त सबको यही लगा कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी अगली सुबह उनकी कब्र भी खुदना शुरू हो चुकी थी। ये बात जब फूफी ने सुनी तो वो लखनऊ से वापस आकर हमारे घर पर आ गई। दोस्तों, मेरी फूफी एक डॉक्टर है। ये खबर सुनने के बाद वो जैसे ही मेरे पिताजी के सामने आई तो उन्होंने पिताजी के सीने पर काफ़ी कस के दबाना शुरू कर दिया। ऐसा करने से उनकी सांसें धीरे धीरे चलने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपनी आंखें भी खोल दी। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब चीज़ें होने के बाद एक मौलाना को हमारे घर पर बुलाया गया। घर आते ही उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि बेटा, अब तक तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, ये बात सुनने के बाद सबको एकदम से हैरानी हुई, लेकिन मेरे पिताजी को बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं इन सब चीज़ों को पहले भी झेल चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों से ज़रा सा भी डर नहीं लगता। मौलाना ने उनकी ये बात सुनकर कहा कि बेटा, बस यही तो बात है, इसीलिए तुम आज तक जिंदा हो। बस तुम्हें कि ये काम तुम्हें 7 दिन तक करना है, और जो भी मैं दे रहा हूँ उसे एक हरे पेड़ के नीचे रखना है। दोस्तों, ये काम 7 दिन का ही था, यानी कि 1 हफ्ता, लेकिन ये काम कोई हिम्मत वाला ही कर सकता था। दूसरी ओर मेरे पिताजी के 4 भाई और भी हैं, और साथ ही दादी ने यह भी कहा था कि मैं अपने किसी भी लड़के की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालूंगी, मैं उस उतारे को खुद ही रख कर आऊँगी। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, जब ये 7 उतारे पूरे हो गए तो पिताजी भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि पिताजी अब बिल्कुल ठीक है। ठीक होने के बाद बस उन्होंने इतना ही कहा कि कभी भी कोई भी चीज़ उठानी नहीं चाहिए, भले ही आप कितने ही ताकतवर हो। जब दिक्कत आती है तो अच्छे से अच्छा आदमी भी बेड पर आ जाता है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, कई बार इंसान की ताकत उसका साथ नहीं दे पाती है। भले ही आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो, मगर एक गलत काम आपको कमज़ोर से भी ज़्यादा कमज़ोर बना सकता है। पर खैर, आपको इनकी कहानी जैसी भी लगी हो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ अब आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है जो कि मेरे भैया के साथ घटी थी। बात कुछ ऐसी है कि मेरे भैया एक घर में ड्राइवर की जॉब करते हैं। वो अक्सर रात को वापस आने में लेट हो जाया करते थे और बाकी टाइम 7 बजे तक घर पहुंच जाया करते थे। लेकिन उस दिन उन्हें कुछ ज़्यादा ही काम होने के कारण एक्स्ट्रा टाइम लग गया। उस रात वो 12 बजे घर पर आए। तब तक घर पर सब सो चुके थे और साथ ही वो खाना खाकर आए थे। भैया उस दिन घर आकर चुपचाप सो गए, लेकिन रात के 2 या 3 बजे का टाइम होगा, भैया को अचानक कुछ आवाज़ आई जो कि विंडो के बाहर से आ रही थी। उस आवाज़ से भैया की नींद खुल गई। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे भैया जहाँ पर सोते हैं उनके जस्ट सामने एक मिरर लगा हुआ है। तो ठीक जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उनकी नज़रें सीधा कांच की तरफ गई। उस वक्त उन्हें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावना चेहरा दिखाई दिया। भैया इतनी ज़ोर से चिल्लाए जिससे कि सबकी नींद खुल गई। उन्होंने ये बात जब सबको बताई तो सबने कहा कि शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। उन्हें इतना कहकर चुपचाप सुला दिया। पर खैर, अगले दिन सुबह सुबह सबने पाया कि भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। हमने उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। दिन पर दिन गुजरते गए, तबीयत और ख़राब होने लगी। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर काला पड़ता गया। 7-8 दिन लगातार उनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। परेशानी इतनी बढ़ गई कि उन्हें हमें हमारे गांव ले जाना पड़ा। आपको बता दूं कि मेरी जो बड़ी माँ है वो गांव में रहती है और उनकी बेटी मतलब मेरी दीदी को माता रानी आती है। हम लोगों ने भैया को उनके पास ले जाने का सोचा। तो ठीक एक दिन हम भैया को लेकर गांव के लिए निकल पड़े। पर यकीन मानिए, भैया गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं हो रहे थे। जैसे तैसे करके उन्हें गाड़ी में बिठाया गया। तब जाकर कहीं हम दीदी के पास पहुंचे। दीदी ने उन्हें जैसे ही मंदिर के पास बैठाया तो अचानक उनकी आंखें लाल हो गई। वो गुस्से में बोलने लगे कि छोड़ दो मुझे, वरना मैं सबको मार दूंगा। उस वक्त दीदी ने माता पिता से कुछ बातें करी जो कि शायद मुझे पता नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था और वो बात क्या थी वो मुझे नहीं बताई गई। अब ना जाने क्या था दोस्तों। दीदी ने भैया को 1 हफ्ते तक वहीं रुकने को कहा
दीदी हर रात को भैया के रूम में जाती थी, जहाँ से रोने और गुस्से में बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती थी। तकरीबन 1 हफ्ते तक यही सिलसिला चलता रहा। कहीं ना कहीं उन्होंने उस आत्मा को एक कांच की बोतल में बंद कर दिया, जिसे हमें माँ नर्मदा के पानी में विसर्जन करने को कहा था। पर दोस्तों, ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं और मेरे पिताजी अपनी कार से निकले तो हमें दीदी ने कहा था कि रास्ते में कुछ भी हो जाए गाड़ी को बिल्कुल मत रोकना, कुछ भी हो गाड़ी से बिल्कुल बाहर मत आना जब तक आप लोग अपनी जगह पर ना पहुंच जाओ। पर खैर, हमारे गांव से माँ नर्मदा 6 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये 6 किलोमीटर जंगल से होकर जाना पड़ता है। दोस्तों, आधे रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, लेकिन हम गाड़ी से नहीं निकले। पर वहाँ खड़े होकर भी तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए हमने हिम्मत करके गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। उतरने के बाद जब हमने ये बात घर पे बताने के लिए कॉल किया तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं थे। पर खैर, हमने गाड़ी का पंचर बनाया और चुपचाप निकल गए। चलते चलते कुछ ही देर बाद गाड़ी की हेडलाइट ऑफ हो गई, जिससे कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। यकीन कीजिए, उस वक्त हमें बहुत चोट आई। पर खैर, अब हमें पैदल ही आगे बढ़ना था। दोस्तों, हम चल ही रहे थे, आप यकीन भी नहीं करोगे, हमारे पीछे पीछे काला साया भी चल रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो हमारे एकदम ठीक सामने आ गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसने हमारे ऊपर हमला किया और सीधा पिताजी के ऊपर बैठ गया। वो ठीक उनका गला दबाने लगा। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि वो बोतल में कैद है तो गला कैसे दबा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ। बात दरअसल ये है कि बोतल में तो उसका एक अक्ष है, लेकिन यही उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे माँ नर्मदा के पवित्र पानी में डालकर हमें हमेशा के लिए उसकी दुनिया में भेज सकते हैं। तो ठीक जब वो पिताजी के ऊपर बैठा तो बोतल पिताजी के हाथ में थी। वो तो उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि नर्मदा के यहाँ से एक पंडित जी हमारी ओर ही आ रहे थे। जैसे ही उसने पंडित जी को देखा तो वो अचानक गायब हो गया। फिर हम पंडित जी के साथ साथ माँ नर्मदा के पास पहुँचे। दोस्तों, हम ठीक जैसे ही पानी के पास पहुँचे तो वो पंडित जी भी गायब हो चुके थे। यकीन कीजिएगा, हमने समझने में ज़रा सी भी देरी नहीं की, क्योंकि वो भगवान का रूप था। आखिर उन्हीं की वजह से ही तो हम वहाँ तक पहुँच पाए। पर दोस्तों, जैसे ही पंडित जी गायब हुए तो अचानक से पीछे से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने जब पीछे देखा तो वही आत्मा थी जो मेरे पिताजी के ऊपर बैठकर उनका गला दबा रही थी। पर इस बार बात कुछ और थी। पिताजी ने कोई गलती नहीं की और उसके आने से पहले ही बोतल को पानी में डाल दिया। बोतल जैसे ही पानी में गई वैसे ही वो आत्मा हवा में कहीं गायब हो चुकी थी। इसके बाद जब हम घर पहुंचे तो भैया की तबीयत पहले से ठीक हो चुकी थी, लेकिन 7 दिनों तक उन्हें एक नींबू अपने पास रखना था, जो कि उन्हें दीदी ने दिया था। खैर, अब इस घटना को काफ़ी साल हो चुके हैं। ये एक सच्ची घटना है जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। और तो और मेरे भैया पहले से बिल्कुल ठीक और अब एकदम नॉर्मल हो चुके हैं। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, ये थी आशीष की कहानी जो कि उनके भैया के साथ घटी। आपको उनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूँ आज की हमारी चौथी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। मेरा नाम शाहबाज आलम है। मैं उत्तर दिनाजपुर के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। गांव का नाम कुमेदपुर है। यह घटना मेरे साथ 2021 में हुई थी। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर सर आपकी वीडियो देखकर आज सबको सुनाना चाहता हूँ। खैर, हर रोज़ की तरह उस दिन मैं ट्यूशन जा रहा था। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे, सोहेल, मुस्तफिजुर और राज। ट्यूशन से घर तक का रास्ता लगभग 1 घंटे का था और बीच में एक बहुत ही पुरानी हवेली पड़ती है। लोग कहते हैं कि उधर रात को अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। एक तरह से वो भूतिया भी माना जाता है। खैर, उस दिन ट्यूशन से आते वक्त हमें रास्ते में एक पागल मिला जो लगातार यही बोल रहा था कि मत जाओ यहाँ से मत जाओ। हम लोग उसे इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ गए। घर आते आते उस दिन हमें रात हो गई। आप लोगों को तो पता ही होगा कि रात को गांव में गाड़ी नहीं चलती, रास्ता भी टूटा फूटा सा ही होता है। खैर, हमारी देरी का कारण ये था, उस दिन हमारे एक दोस्त का बर्थडे था। बस यही कारण था कि हमें घर आते आते तकरीबन 7 बजे हम लोग वहाँ से निकले और बीच में आते आते हमें 8:30 बज गए। हमने देखा कि हवेली के सामने कुछ 2-3 लोग दिखाई दिए। हम लोग जब ठीक उनके पास तक पहुँचे तो पाए कि वहाँ कोई नहीं था।
थोड़ी दूर आगे चलने पर सोहेल ने कहा कि भाई ये भूत सच में होते हैं क्या? तुझे क्या लगता है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल होगी? मुस्तफिजुर ने कहा भाई ये सब कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें हैं। राज ने तभी राज बोल पड़ा, चल सब मिलके आज हवेली के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है वहां पर। उन सबकी बातों पर मैंने कहा कि नहीं भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ आने से डरते हैं और हमें अब जल्दी घर भी जाना चाहिए, वैसे ही बहुत देर हो गई, घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मेरे दोस्तों ने मेरी बात नहीं मानी। वो सब के सब मिलकर चलते हैं कहने लगे। वो सारे अंदर जाने लगे। मैंने उनसे मना किया कि मत करो ये सब, वरना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, वो सारे मेरा मजाक उड़ाने लगे। मजबूरी में मुझे भी अंदर जाना पड़ा। वैसे दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन हम लोग उसे पार करके अंदर एकदम अंधेरा था। सबने अपने अपने फ़ोन की टॉर्च चला ली। हम लोग जैसे ही घर के अंदर प्रवेश हुए तो वहाँ एक बड़ी सी लाइट देखी। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे सच में हम महल में हैं। सारी की सारी चीज़ें एकदम धूल से सनी हुई थी। हम लोगों ने दीवार पर एक तस्वीर को देखा जिसके ऊपर बहुत सारी धूल थी। लेकिन जब मेरे दोस्त ने साफ की तो पाया कि वो राजा और उसके 2 बच्चे साथ में पत्नी की फ़ोटो थी। हम सब ऊपर की ओर जा रहे थे कि तभी सोहेल ने मजाक किया कि देख भाई, सामने राजा बैठा हुआ है। यकीन कीजिए दोस्तों, मैं तो बहुत डर गया, लेकिन बाकी के लोग मुझे देखकर हंसने लगे, बोलने लगे कि तू कितना डरपोक है। पर खैर, धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ गए। वहाँ पर हमें एक कमरा दिखाई दिया जिसके ऊपर मंत्रों से धागा बांधा गया था। दोस्त कहने लगे कि चल इस रूम के अंदर देखते हैं, क्या पता कोई सोना खजाना मिल जाए। पर मैंने कहा कि मत कर भाई, पता नहीं अंदर शायद कोई चुड़ैल या कोई आत्मा ना कह दो। दोस्त कहने लगे कि तुझे कुछ नहीं मालूम, ये शायद राजा का कोई प्लान होगा ताकि कोई भी अंदर ना जा पाए। उन्होंने सारा धागा वगैरह खोलकर सीधा दरवाज़ा खोल दिया। दोस्तों, दरवाजे के खुलते ही हमने पाया कि सामने पंखे से लटकी एक लाश थी और नीचे कुर्सी गिरी हुई थी। सबके सब इतना डर गए कि दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। कहने लगे कि अरे चलो यहाँ से, शायद हमने कुछ गलत कर दिया। हम वहाँ से तुरंत नीचे की ओर भागने लगे। उसी वक्त एक डरावनी आवाज़ आई जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। आवाज़ कह रही थी कि क्या हुआ, चलो खेलते हैं। ये आवाज़ कम से कम 3 बार आई, जिसके बाद मेरा एक दोस्त सोहेल बेहोश हो गया। हम लोग उसे उठाकर जल्दी जल्दी भागने लगे। दोस्तों, किसी तरह हम जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकल गए। फिर एक आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी जो कि मुझसे कह रही थी कि मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। दोस्तों, मैं एकदम शॉक हो गया। मैं और मेरे दोस्त सब भागने लगे, पर सोहेल मेरे कंधे पर था। जाते जाते 11:15 बज गए। घर पहुंचने के बाद सबकी फैमिली से सुनने को मिला और हमें बहुत डांट पड़ी। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। सबके सब हैरान थे। सोहेल अभी तक बेहोश ही पड़ा था। वो रात तो जैसे तैसे कटी, लेकिन जब हम सुबह सोहेल के घर पहुंचे तो पाया कि सोहेल अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो लगातार अपना माथा पीट कर कहने लगा कि मुझे मत मारो मुझे। कुछ ही देर बाद उसे गांव के मौलाना जी के पास ले जाया गया। उधर जाते ही अचानक उसकी आवाज़ बदल गई। कहने लगा कि तुम सब लोगों को मरना होगा, मुझे जाने दो। दोस्तों, ये सब होने के बाद हमें पक्का यकीन हो गया कि ये सब कल रात की वजह से हुआ है। मौलाना साहब ने झाड़ फूंक करके उसे ठीक कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि इसने दरवाजे से धागा निकाला था, जिसके कारण वो बच्ची की आत्मा सोहेल को मारना चाहती है। इस वक्त मैं तुम्हें एक ताबीज़ दे रहा हूँ, इसको लगातार 3 दिन तक पहनना। बाकी मैं और कुछ तांत्रिक मिलकर इसको फिर से कैद करा देंगे। हम सब ने कहा कि मौलाना साहब, पक्का हमें कुछ नहीं होगा ना? उन्होंने कहा कि तुम लोगों को भी खतरा है, कि लो तुम भी इस ताबीज़ को पहन लो और 3 दिन तक इधर उधर ज़्यादा मत घूमना। दोस्तों, इसके अगले दिन बाद हवेली में बड़े बड़े तांत्रिक और मौलाना साहब ने जाकर उसको फिर से कैद कर दिया। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात बताऊं, हम लोग आज भी वहाँ से ट्यूशन जाते हैं, लेकिन हम उस आवाज़ को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। साथ ही हमें इस कहानी से एक सीख और मिलती है कि कभी भी लोगों की कही गई बातें अनदेखा नहीं करनी चाहिए। कई बार इन सब के पीछे खतरनाक कहानी भी हो सकती है। बाकी अभी के लिए खुदा हाफिज़। फिर कभी कुछ नया होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी और रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।